क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 सोशल साइंस में भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा के स्रोत एक ऐसा टॉपिक मेरे भाई जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में उस टॉपिक से सवाल आते हैं। तो किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं आपके सामने मैंने लिख दिया है और कितनी बार पूछा गया है वो भी लिख दिया है। इससे आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि बोर्ड एग्जाम में पिछले 5 सालों में ये 4 सवाल कितनी बार पूछे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक को छोड़ करके जाना चाहिए या इस टॉपिक को छोड़ करके जाना कोई किसी भी प्रकार की समझदारी होगी। तो आइए इस टॉपिक के प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अच्छे से मैंने डेफिनेशंस को लिखा हुआ है, कम से कम शब्दों में, अच्छे तरीके से, ठीक है, जिसको आप बोर्ड एग्जाम में या सफिशिएंट शब्दों में लिखा है उतने शब्दों में जितने की आप बोर्ड एग्जाम में लिख सको और अपने पूरे के पूरे अंक पा सको, जो कि 4 और 6 अंक का सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, ऊर्जा की परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र के नाम। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ये दोनों समझ लीजिए, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन करिए भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है। ठीक, और उसके बाद एक चीज और यहाँ पर अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। उसके बाद लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करना है भारत में। ठीक है, अभ्रक की उपयोगिता, यानी आपने देखा यहाँ पर 4 चीजें हैं। पहला क्या है, परंपरागत स्रोत, दूसरा गैर परंपरागत स्रोत, तीसरा लौह अयस्क और चौथा अभ्रक। अगर आपने इसके बारे में समझ लिया, इन 4 चीजों के बारे में, तो ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड सभी के सभी टॉपिक आपके फिनिश हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में यहां से एक ना एक सवाल, कम से कम एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल पूछा ही गया है कि क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र के नाम लिख दीजिए। ठीक, तो छोटा सा डेफिनेशन क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। यानी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग मनुष्य बहुत पुराने समय से करता आ रहा है, वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक परंपरा, एक लेगेसी के रूप में जो चीजें उपयोग में आ रही हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, जैसे कोयला बहुत पहले से उपयोग हो रहा है, खनिज तेल पेट्रोलियम भी बहुत पहले से उपयोग हो रहा है, प्राकृतिक गैस भी, जल विद्युत भी, और लकड़ी का उपयोग तो बहुत पहले से हो ही रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसी, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स जैसा पूछा गया तो मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक, अब एग्जांपल मान लीजिए 1 नंबर का एग्जांपल आ गया, 1 नंबर का आपने डेफिनेशन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कहा है कि भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र, तो 2 क्षेत्र एक एक नंबर करके 2 क्षेत्र यानी 2 नंबर यहाँ पर भी आपके मिल गए। ओवरऑल 4 नंबर का सवाल आएगा तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं, असम, असम का जो है डिगबोई और नाहर कटिया, ये 2 ऐसे जो है क्षेत्र हैं जहां पर खनिज तेल के 2 क्षेत्र, मतलब 2 उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, और मुंबई हाई का, महाराष्ट्र का मुंबई हाई जो है, समझ लीजिए कि ये एक मुंबई हाई बहुत ही बड़ा केंद्र है इसका, जो है दो खनिज तेल उत्पादक का। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो है ये पहला सवाल हो चुका है, परंपरागत स्रोत के बारे में हमने देख लिया है। अब आइए देखते हैं दूसरा अपना, गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, यह भी बताना है। तो सबसे पहले 2 लाइन में एकदम कुछ चंद शब्दों में मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हाल के वर्षों में शुरू हुआ है, जो अक्षय यानी न समाप्त होने वाले। परंपरागत स्रोत क्या थे, जो बहुत प्राचीन समय से हो रहा है और समाप्त हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगर इनका अंधाधुंध उपयोग होगा तो समाप्त हो जाएंगे। वही गैर परंपरागत स्रोत, उसी का उल्टा क्या है, ये बहुत प्राचीन समय से नहीं हो रहा है, कुछ चंद वर्षों से स्टार्ट हुआ है हाल फिलहाल में, और ये कभी भी समाप्त न होने वाला जो है संसाधन है, और पर्यावरण अनुकूल होते हैं। ठीक है, पर्यावरण अनुकूल भी होते हैं, यानी पर्यावरण के साथ, यानी पर्यावरण को मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ओवरऑल ये मतलब है। तो मुख्य गैर परंपरागत स्रोत, आपने आई होप की डेफिनेशन समझ लिया होगा दोनों का। मुख्य गैर परंपरागत स्रोत अभी के अभी यहीं के यहीं मेरे भाई तैयार करो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में समय नहीं बचा हुआ है, ये टॉपिक अगर रेडी कर लोगे तो यहाँ से 4 या 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, तो क्यों रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तुरंत के तुरंत बस फ्री माइंड से बैठो, अब अभी के अभी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, मुख्य गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और जैव ऊर्जा। कौन कौन से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और जैव ऊर्जा। इनमें से कोई 3 भी आपको याद है, बहुत है। ठीक है, इतना लिख दीजिए। अब उसके बाद भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य,
तो सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है? भारत उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है? यानी थोड़ा-सा मतलब जो है गर्मी वाला देश है, ठीक? यहाँ वर्ष भर प्रचुर सूर्य प्रकाश मिलता है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो सौर्य ऊर्जा, ठीक उसी के बारे में बात हो रहा है। तो यानी यहाँ पर प्रकाश जब पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो सौर ऊर्जा का उपयोग होगा, क्योंकि वो सोलर पैनल जो होता है किससे चार्ज होता है? सूर्य से ही चार्ज होता है, ठीक? तो दूसरा क्या है? सरकार द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है? सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रदूषण नहीं होता। सबसे जो है खास बात इसकी ये है कि ये पर्यावरण अनुकूल है। इस कारण से इसको गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद चौथा क्या है? भविष्य में बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत बनेगा। यानी भविष्य में ये बिजली उत्पादन का, क्योंकि अभी भी घरों में क्या लगा रहता है? सोलर पैनल लगे रहते हैं और उससे क्या होता है? घरों में बिजली आती है, ठीक है? कभी-कभी आपके जो है आस-पास या ग्राम सभा या क्षेत्र में लगा होगा, एक सोलर पैनल लगा रहता है जो कि रात होते ही अपने आप जो है चालू हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे वो चार्ज रहता है, ठीक है? तो ओवरऑल यही काम है। एक तरीके से सौर ऊर्जा का इस प्रकार से भविष्य है और भविष्य में इसका उपयोग होगा, ठीक? निश्चित तौर पर। तो ओवरऑल आपने सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत लिख दिया। अब उसके बाद तीसरा, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो लौह अयस्क भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, आपको ये लिख देना है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखना है? मुख्य उत्पादन क्षेत्र। अब लौह के बारे में आप कुछ भी लिख दो, लोहा से मतलब बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है? लोहे लोहे का मान लीजिए आपका नल होगा, और भी समझ लीजिए तसला वगैरह जो भी होता है, फरसा, कुदाल, ये सारी चीजें होती हैं। तो फावड़ा कह सकते हो, फावड़ा, ठीक है? उसके बाद मुख्य उत्पादन क्षेत्र, उड़ीसा में मयूरभंज, केओंझार, उसके बाद छत्तीसगढ़, दुर्ग, बैलाडीला, मतलब यहाँ पर मैंने 2-2 लिखे हैं इसलिए ताकि आप इनमें से कोई भी याद कर लो। अब जैसे आपको छत्तीसगढ़ का दुर्ग पता हो जाएगा, केओंझार भी इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज दोनों इसका, उड़ीसा का तो दोनों है, ठीक? झारखंड में सिंहभूम और कर्नाटक में बेल्लारी और चिकमगलूर। क्या? बेल्लारी और चिकमगलूर, गजब गजब नाम है भाई। तो यहाँ पर मुख्य उत्पादन क्षेत्र आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है? और वितरण में क्या लिखना है? लौह अयस्क का अधिकतर उत्पादन पूर्वी एवं दक्षिणी भारत में होता है। पूर्वी दक्षिण यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समझिए थोड़ा पूर्व है और थोड़ा सा दक्षिण यानी पूर्व दक्षिण की साइड है, ठीक? और वितरण तो में और इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ओवरऑल आपने लौह अयस्क के बारे में लिख दिया, ठीक? अब उसके बाद लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण हो गया। अब आखिरी जो है बचा हुआ है, क्या है? अभ्रक की उपयोगिता। भारत में इसके 2 उपयोग और उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो अभ्रक की उपयोगिता क्या हो जाएगी? अभ्रक की उपयोगिता विद्युत उपकरणों में, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर में, रंग, कागज एवं सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है? ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होने के कारण 10 सेकंड पॉज कीजिए वीडियो और एक बार खुद से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? अभ्रक की उपयोगिता आपको अब अपने आप समझ में आ जाएगा। अभ्रक के 2 उत्पादक राज्य, पहला झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके जो है 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊर्जा के स्रोत फिनिश होता हुआ, अगर आप इसको तैयार कर लिए हो एंड तक अगर यहाँ पर देख लियो तो मेरे भाई बधाई हो, आपके 4 से 6 अंक पक्के हो चुके हैं। और मेरे भाई साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको जो है इतिहास का एक महामैराथन प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा या वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैंने इतिहास को डिटेल फॉर्म में पूरा का पूरा बताया हुआ है, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और 1-1.25 घंटे में पूरा का पूरा इतिहास अपना फिनिश कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, आधार।